हेलो स्टूडेंट्स, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने नाइट्रेशन और सल्फोनेशन कंप्लीट कर लिया था। अब हमें हेलोजिनेशन पे आना है। हेलोजिनेशन का मतलब है कि इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन, और द इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन है, इसका मतलब अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या रहेगा, ArSe रिएक्शन में H की जगह पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इसका मतलब अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज X+, और इसको बोला जाता है हेलोनियम आइन। ये हेलोनियम आइन है। अब बेंजीन का रिएक्शन किसी रिएजेंट से कराएंगे, लेकिन यदि हेलोजिनेशन है तो ये कंफर्म है कि H की जगह पर X आएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एराइल हैलाइड। अब यदि हम रिएजेंट की बात करें तो हमारे सिलेबस में जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है हेलोजन प्लस एनी लिविस एसिड यू कैन यूज। और बहुत कॉमन जो लिखा हुआ मिलता है हेलोजन के साथ लिखा हुआ मिलता है Fe। इस बात से कंफ्यूज मत होना, कभी कभी X2 प्लस FeX3 भी लिखा हुआ मिलता है। तो ये जो Fe है ये X2 के साथ रिएक्ट करके बनाता ही FeX3 है, और ये होता है लिविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल है। ये मैकेनिज्म पर यदि हम बात करें तो FeX3 यदि इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन रिच हेलोजन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो एक लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाएगा, तो हेलोजन पर एक लोन पेयर कम हो गया, और चूंकि ये पहले न्यूट्रल था इसलिए इस पर आया पॉजिटिव चार्ज। FeX3 पहले न्यूट्रल था, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज आता है वो हमेशा क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को अपना लोन पेयर बनाएगा और न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरीके से हेलोजन पर आएगा प्लस और ये वाला हेलोजन हो गया न्यूट्रल, और यहाँ पर क्या बना, FeX4 माइनस बना, जो बाद में X माइनस सप्लाई कर देगा। लेकिन इस तरीके से ये बनता है अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर लिविस एसिड का काम क्या हुआ, लिविस एसिड का काम हुआ हेलोजन को बेटर इलेक्ट्रोफाइल बनाना। मैंने बेटर क्यों बोला, क्योंकि हमने एल्कीन वाले टॉपिक में देखा था कि कंप्लीट X2 मॉलिक्यूल का कोलिजन जब होता है तब X2 मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो करता है ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। और इसीलिए यदि इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम रहेगा तब हमें लिविस एसिड लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो मैं यही बात करता हूं, देखो मैंने क्या लिखा, व्हेन कंपाउंड इज इलेक्ट्रॉन रिच। और कंपाउंड इलेक्ट्रॉन रिच कब रहेगा, कंपाउंड इलेक्ट्रॉन रिच तब रहेगा जब उस पर प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब यदि स्ट्रॉन्ग ERG प्रेजेंट है तो ये स्ट्रॉन्ग ERG क्या करेगा, रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तब लिविस एसिड लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लिविस एसिड नहीं लिखा होता। जैसे सबसे अच्छे एग्जांपल्स पर आते हैं, हमारे सिलेबस में दो स्ट्रॉन्ग ERG हैं, OH स्ट्रॉन्ग ERG है, मैं लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग ERG, और NH2 इवन स्ट्रॉन्गर देन OH। इसका मतलब ये भी स्ट्रॉन्ग ERG हुआ, और स्ट्रॉन्ग ERG क्या करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। अब यदि ये रिंग बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है तब हेलोजन मॉलिक्यूल इसके नज़दीक आएगा, तो रिपल्शन के कारण यहाँ पर डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस डेवलप होगा, और ये हम पहले एल्कीन वाले टॉपिक में भी बोल चुके हैं। तो यहाँ पर डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस डेवलप हुआ, तो बिना लिविस एसिड के भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर अटैक करेगा और यहाँ से हेलोजन को एक्सपेल कर दिया जाएगा। मतलब हमने ये लिखा था कि यदि ERG प्रेजेंट रहेगा रिंग पर तब लिविस एसिड नहीं लिखा रहेगा, हमें तब भी पहचानना पड़ेगा कि ये हेलोजिनेशन करेगा। क्लियर है। अब यदि मैं बात करूं कि स्ट्रॉन्ग ERG यदि प्रेजेंट है जैसे OH, तो चूंकि OH स्ट्रॉन्ग ERG है, मेक्स द कंपाउंड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, तो रिएक्शन एक्सेसिव हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फैसिलिटेट्स द आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल इनटू फिनॉक्साइड आयन। भाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम क्या है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा और कंप्लीट माइनस लेकर आ जाएगा। और ये कॉमन सेंस बोलता है कि निगेटिवली चार्ज्ड कंपाउंड इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल देन एनी न्यूट्रल कंपाउंड। इसका मतलब ये जो फिनॉक्साइड आयन बना है ये है मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव किसके कंपैरिजन में, मोर रिएक्टिव देन न्यूट्रल फिनॉल, और इसलिए इसके केस में एक्सेसिव रिएक्शन हो जाता है, और एक्सेसिव रिएक्शन होने से क्या होगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा। तब ये फिनॉल वाले टॉपिक में हेलोजिनेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मोनो सब्सटीट्यूशन कैसे किया जाए। तो मोनो सब्सटीट्यूशन का आइडिया ये है कि आयोनाइजेशन रोक दो। यदि हमने फिनॉल का आयोनाइजेशन स्टॉप कर दिया तब मोनो सब्सटीट्यूशन होगा, तो हमें सॉल्वेंट चेंज करना पड़ेगा। और देखो हमने सॉल्वेंट क्या लिया, इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट यूज्ड ओनली फॉर होमोजीनियस फेज, तब यहाँ पर मोनो सब्सटीट्यूशन होगा और ऑर्थो पैरा आइसोमर बनेगा।
और ये हम जीओसी से बोलते आ रहे हैं कि यदि माइनस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तब हमेशा मेजर प्रोडक्ट हम पैरा प्रोडक्ट बनाते हैं, ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, CH2 से ये एग्जाम में पहले भी आ चुका है। अब ये हुई OH की बात। अब यदि मैं NH2 की बात करूं तो NH2 तो OH से भी स्ट्रॉन्गर ERG है। NH2 के केस में हमने क्या लिखा है कि आप कोई भी सॉल्वेंट यूज क्यों ना करो, फिर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लो चाहे इनर्ट सॉल्वेंट लो, रिएक्शन एक्सेसिव ही होगा। क्यों? NH2 है वेरी स्ट्रॉन्ग ERG, वेरी स्ट्रॉन्ग ERG इवन स्ट्रॉन्गर देन OH, मेक्स द कंपाउंड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, तो रिएक्शन एक्सेसिव ही होगा और 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन ही बनेगा। तब ये बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हो जाते हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे। तो हमने नाइट्रेशन में आपको आइडिया दिया था, हमें NH2 को पहले कन्वर्ट करना होता है लेस रिएक्टिव कंपाउंड में, तो हमें NH2 का रिएक्शन CH3COCl से कराना होता है। यहाँ पर डेल्टा प्लस पर NH2 का लोन पेयर अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप का हटा दिया जाएगा और ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये NH2 के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव करता है रिंग को। अब यदि हमने हेलोजिनेशन कराया तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, उसके बाद जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और जो बनेगा प्रोडक्ट में वो मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? तो NH2 के हर रिएक्शन में जब भी हमें मोनो सब्स्टिट्यूशन कराना होता है हम हमेशा क्या करते हैं, NH2 को पहले NHCOCH3 में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम ARSC रिएक्शन करते हैं, फाइनली लास्ट में जाके हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस। मतलब NH2 के कंट्रोल्ड रिएक्शन का यदि मैं फर्स्ट स्टेप लिखकर बताऊं तो फर्स्ट स्टेप क्या है, रिएक्शन विथ CH3COCl, इसको हम आगे चल के एसिटाइलेशन बोलेंगे। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम ARSC रिएक्शन कराते हैं, और ARSC रिएक्शन हमने पहले नाइट्रेशन कराया था, यहाँ पर हेलोजिनेशन हमने बताया। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम करते हैं हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस के बाद हमें NH2 के ऑर्थो पैरा पोजीशन पर मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिल जाता है। अब यदि हम और रिएक्शंस को आगे बढ़ाएं तो ये कॉमन सेंस बोलता है कि यदि हमने क्लोरीन लिया तो क्लोरीनेशन कहलाएगा, ब्रोमीन लिया तो ब्रोमिनेशन कहलाएगा, आयोडीन लिया तो आयोडीनेशन कहलाएगा। तो एक एक करके बात करते हैं। Cl2FeCl3 लिया तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, कोई स्पेशल बात नहीं। Br2FeBr3 लिया तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, कुछ स्पेशल बात नहीं। अब यदि मैं आयोडीनेशन पर आता हूं तो हमने एल्केन वाली टॉपिक में ये स्टडी किया था, हमने एल्केन वाली टॉपिक में ये बोला था कि आयोडीनेशन के प्रोडक्ट में जब HI बनता है, HI इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, कैन रिड्यूस एनीथिंग इनटू एल्केन्स, इनटू हाइड्रोकार्बन। तब यहाँ पर जो HI बनेगा ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इस HI को हटाने के लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर यूज्ड। और हमने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े थे वो हमने HiO3 पढ़ा था, हमने बोला था HGO यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है HNO3। हम ऐसे और भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक देखो हमने इपॉक्सीडेशन में भी बोला था कि जो परऑक्सी एसिड होता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, HI को कन्वर्ट करता है H2O में। तो यदि मैंने HiO3 यूज़ किया तो ये एक्सेसिव HI को H2 और 3I2 में कन्वर्ट कर देगा। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए हम क्या करते थे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मुझे HI को रिमूव करना है। तो ये HI जब मैं ऐड करूँगा तो HI कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन में क्या बचेगा, 5C6H6, 5 - 3 2I2, सिंगल HiO3 जो प्रोडक्ट में बनेगा दैट इज आयोडोबेंजीन, और अच्छा यील्ड है 5C6H5I बना, और साथ में जो बनेगा 3H2O बनेगा। ये हम एल्केन में पहले भी बोल चुके हैं। अब यदि मैं इसके मैकेनिज्म पे बात करूं तो आयोडीनेशन में ये तो कंफर्म है कि अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा I+। अब I+ ने अटैक किया और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स इस तरीके से बना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने I+ का एडिशन किया है, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, मैंने I+ को ऐड किया और ये बना। अब इस स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में होता ये था कि H+ का एक्सपल्शन होगा और प्रोडक्ट बन जाएगा आयोडोबेंजीन। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये जो आयोडीन है, आयोडीन इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप, और वेरी गुड लिविंग ग्रुप देखने के बहुत सारे तरीके मैं रिकॉल कराता हूँ। बेटर लिविंग ग्रुप कौन होता है, वीकर बॉन्ड बेटर लिविंग ग्रुप, वीकर बेस बेटर लिविंग ग्रुप,
स्ट्रॉन्गर कंजुगेट एसिड, बेटर लीविंग ग्रुप। तो आयोडीन बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, और इसमें प्रॉब्लम ये है जहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि H+ रिमूव होगा, उस पॉइंट पर ये बार बार आयोडीन ही एक्सपेल कर दिया जाएगा, और यदि आयोडीन एक्सपेल कर दिया मतलब ये रिएक्शन रिवर्स आ जाएगा, और ये रिएक्शन होता है बहुत फास्ट, मतलब हमें आयोडोबेंजीन मिलेगा ही नहीं। तो हमें ऐसा लगेगा कि आयोडोबेंजीन बहुत देर में मिल रहा है, मतलब ये वाला स्टेप बोला जाएगा स्लो स्टेप, और जो स्लो होता है वही RDS होता है। और इसमें बिल्कुल अलग ऑब्जर्वेशन है कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसका मतलब इसमें आइसोटोपिक इफेक्ट आएगा। अब यदि मैं आयोडीनेशन के केस में यदि मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखूं, रेट लिखूं मैं C6H6, C6D6 और C6D6 का, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। तब चूंकि हमें मालूम है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ Ct का सबसे ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये बड़ी डिफिकल्टी से ब्रेक होगा, इसका मतलब रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा ये। लेकिन ओनली इन आयोडीनेशन, ऐसा ऑब्जर्वेशन क्लोरीनेशन में भी नहीं है, ब्रोमिनेशन में भी नहीं है, और फ्लोरिनेशन तो भी हम करेंगे नहीं, वो देख लेना। तो आयोडीनेशन में आइसोटोपिक इफेक्ट होता है। क्लियर। अब यदि हम और आगे बात करें तो हम ये बोल रहे थे अभी आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रहेगा जब हम आयोडीनेशन करेंगे, तो आयोडीनेशन में आयोडीन के साथ में हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना पड़ेगा। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम बार बार HiO3 लिखते हैं तो उसकी तो प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ पर देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर आयोडीन के साथ जो लिखा हुआ है दैट इज HNO3। अब एक बात हमने पहले भी याद किया हुआ था कि यदि HNO3 हमें दिखेगा तो हम नाइट्रेशन करेंगे, लेकिन आयोडीन के साथ जब भी HNO3 दिखेगा हम आयोडीनेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर HNO3 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो आयोडोबेंजीन बनेगा। क्लियर। फिर लास्ट हेलोजन पर आते हैं, फ्लोरिनेशन। तो क्लियर लिखा है डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ एरिन्स इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि फ्लोरीन पे प्लस चार्ज लाना इज लाइक इम्पॉसिबल टास्क, बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल। तो एरिन्स का हेलोजिनेशन हमने बेंजीन का हेलोजिनेशन तो बता दिया। अब यदि हम अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजिनेशन की बात करें, क्योंकि हमने टॉपिक में हेडिंग जो लिखा हुआ है वो बेंजीन टॉल्यूइन लिखा हुआ है, तो हमें टॉल्यूइन में भी तो स्टडी करना पड़ेगा। तो यदि मैं अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो इनमें दो पोर्शन होते हैं। देखो ये है रिंग वाला पोर्शन, और रिंग वाला पोर्शन ओनली रिएक्ट्स विथ इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट जब करता है तो ये कौन सा रिएक्शन होता है? AR रिएक्शन शो करता है। और ये जो साइड चेन वाला पार्ट है, एल्काइल ग्रुप वाला पार्ट, ये एल्काइल ग्रुप वाला पार्ट ओनली रिएक्ट्स विथ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल से रिएक्ट करने का रीज़न हमने एल्केन में भी समझाया था। ये यहाँ पर डेल्टा प्लस नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट नहीं करेगा, अकेला बचा फ्री रेडिकल। तो रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यदि रिएजेंट फ्री रेडिकल बनाता है तो साइड चेन वाले पार्ट पे रिएक्शन होगा, और यदि इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा तो रिंग पर रिएक्शन होगा। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसको हम लिख कर देखते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है हेलोजिनेशन में। अब यदि मैं हेलोजिनेशन की बात करूं तो हमने ऐसा एल्कीन वाले टॉपिक में भी स्टडी किया था। तो एक बार जरा ध्यान से देखते हैं। मैंने लिया Cl2 और FeCl3, मैंने लिया यहाँ लो टेम्परेचर। यदि मैं हाई टेम्परेचर लेता तो होमोलाइसिस हो जाता, फ्री रेडिकल बनता, इसका मतलब यहाँ पर फ्री रेडिकल नहीं बनेगा। और यदि फ्री रेडिकल नहीं बनेगा इसका मतलब केवल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा, मतलब केवल AR रिएक्शन होगा। और चूंकि CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसलिए ऑर्थो पैरा पर हेलोजन लगाना पड़ेगा, और चूंकि CH3+I वाला ग्रुप है इसलिए हमें ऑर्थो आइसोमर को मेजर प्रोडक्ट और पैरा आइसोमर को माइनर प्रोडक्ट बोलना पड़ता है। ये क्या हुआ? AR रिएक्शन। कब? लो टेम्परेचर पे, इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड। लिविस एसिड ही तो है जो इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। फिर दूसरा केस देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मिस कर जाते हैं हम हमेशा। एल्किन में भी इंपॉर्टेंट था ये। Cl2 लिखा है और लिखा है एब्सेंस ऑफ लिविस एसिड। अब लिविस एसिड ही तो था जो हेलोजन पे प्लस चार्ज लाता था, ऊपर से यहाँ पर लिखा हुआ है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर क्या करेगा? होमोलाइसिस करेगा, मतलब यहाँ बनेगा फ्री रेडिकल,
और फ्री रेडिकल के लिए हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने एल्कीन वाले टॉपिक में लिखा था। सबसे पहले होता है बेंजाइलिक, उसके बाद एलाइलिक, फिर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइलिक, विनाइलिक और लास्ट में होता है फिनाइलिक। इसका मतलब ये साइड चेन पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करेगा, और ये हमें मालूम है एल्कीन वाले टॉपिक से। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का ड्रॉबैक है कि हो सकता है एक H सब्स्टिट्यूट हो, एक Cl बेंजाइल क्लोराइड बने, हो सकता है 2 H रिप्लेस होकर 2 Cl आ जाएं, बेंजाल डाइक्लोराइड बने, हो सकता है तीनों H सब्स्टिट्यूट हो जाएं और बेंजो ट्राइक्लोराइड बने। अब ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन जिस तरीके से लिखा होगा उस तरीके का हम प्रोडक्ट बनाएंगे और सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे। तो ऑब्जर्वेशन रिएजेंट का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लो टेम्परेचर है, लिविस एसिड है तो ARSE करेंगे, और एब्सेंस ऑफ लिविस एसिड है मतलब लिविस एसिड नहीं लिखा हुआ है और यदि हाई टेम्परेचर लिखा हुआ है तो हम क्या करने वाले हैं, हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा, साइड चेन में होगा, बेंजाइलिक पोजीशन पर होगा, क्योंकि बेंजाइलिक H का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हुआ हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नए रिएक्शन पर यदि हम आए तो एक और छोटा सा रिएक्शन इस वीडियो में कवर करते हैं, नाइट्रोसेशन रिएक्शन। नाइट्रोसेशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय NO ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप। तो यहाँ पर जो है NO प्लस अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, रिएजेंट जो भी लेंगे वो सोर्स बनेगा NO प्लस का, और ARSE रिएक्शन होगा, H की जगह पर NO प्लस आ जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा। देखो मैं बेंजीन टॉपिक पढ़ रहा हूँ इसलिए मैंने बेंजीन पे प्रोडक्ट लिखा। यदि मैं किसी और टॉपिक में जाऊँगा तो बस हमें डायरेक्टिंग इफेक्ट देखना पड़ेगा। यदि मैं टॉल्यूइन के लिए नाइट्रोसेशन लिखूंगा तो ऑर्थो पैरा पर आएगा और ऑर्थो आइसोमर मेजर बोलना पड़ेगा। फिनॉल पर यदि लिखूंगा तो ऑर्थो पैरा पर NO आएगा और मुझे पैरा प्रोडक्ट मेजर लिखना पड़ेगा। इस तरीके से हम हर टॉपिक में लिख सकते हैं। रिएजेंट पर चर्चा करते हैं। NaNO2 और एसिड यूज होता है और ये दोनों मिलकर बनाते हैं HNO2, और HNO2 एसिड से रिएक्ट करके H2O रिमूव करता है और बनाता है अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल NO+। ये हमेशा लिखा हुआ ऐसे ही मिलेगा। NaNO2 और एसिड यदि लिखा मिलता है तो हम समझ जाएंगे कि रिएक्शन नाइट्रोसेशन होगा और H को रिप्लेस करेंगे हम किससे, NO ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे। ये नाइट्रोसेशन रिएक्शन है, ठीक है ना। इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। थैंक यू।